दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मॉक टेस्ट 23 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुल मिला के 50 प्रश्न है और इसका पासिंग मार्क्स रखा गया 35, यानी कि 50 में से आपको कम से कम 35 प्रश्नों को यहाँ पे सही हल करना है। अगर 35 से आप ज़्यादा सही करते हैं तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, और अगर 35 से कम होगा तो यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको फेल माना जाएगा। आप इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को देखने का आदत बनाएं। इससे ये होगा कि आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत होगी और 66वीं बीपीएससी में आपका अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ पे जो आपको ये लिस्ट दिख रहा है, ये हमारे सभी टॉप 5 रैंकर है जिन्होंने मॉक टेस्ट 22 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ये हैं दीपक कुमार, मुन्ना कुमार, मोहम्मद सदाब, शशि उपाध्याय और नीलम कुमारी। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप को जोड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए जो तमाम जानकारियां हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां पे जाकर इसे पढ़ सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रत्येक प्रश्न की प्रकृति आपको हूबहू एग्जाम की तरह देखने को मिलेगी, जिस प्रकार बीपीएससी एग्जाम में पूछी जाती है प्रारंभिक परीक्षा में। और यहाँ पे बात करें तो सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करने के बाद काउंट करते जाइएगा कि यहाँ पे आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनशांग भारत आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनशांग भारत आया था, और ये वेनशांग जो था वो एक बौद्ध भिक्षु था और ये भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा था। और इसकी एक पुस्तक है सी यू की, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप ध्यान रखेंगे इस पुस्तक का नाम है सी यू की, जिसमें से कि इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है और साथ ही भारत की जो तात्कालीन स्थिति थी उसका विवरण इसमें प्रस्तुत किया है सी यू की में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। आग की जो खोज हुई थी वो पुरापाषाण काल में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पुरापाषाण काल में। प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है, आग की खोज किस काल में हुई थी, तो आंसर होगा पुरापाषाण काल में। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खाने का सोडा है। खाने का सोडा को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, और इस सोडा को मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहा जाता है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। जो वेल्डिंग किया जाता है उसमें किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग देखेंगे लोहार की दुकान पे वेल्डिंग होता है तो उसमें किस मिश्रण का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा चौथा का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। इस प्रश्न का आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम क्लोराइड। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे छठा नंबर प्रश्न, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। इस प्रश्न का आंसर होगा ग्रेनाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो ग्रेनाइट। और उसके बाद अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेटिना पर। दोस्तों रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो एकदम से उल्टा बनता है, लेकिन ये मस्तिष्क उसे सीधा समझता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है लेकिन मस्तिष्क इसे सीधा समझता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्णअंधता का दूसरा नाम, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है। इस प्रश्न का आंसर होगा डाल्टन प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न है, विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर को जो मापा जाता है, यहाँ पे 9वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोल्ट मीटर। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जिससे कि इटली के वैज्ञानिक अलेशांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है वोल्ट मीटर को नाम। इस बात का ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद हमारा 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 11 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी में डायनेमो दिख रहा है, तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद तुम्हारा 12वां नंबर प्रश्न है, सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि O3।
ओजोन जो परत है, ओजोन गैस का जो परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है, पृथ्वी तक वो किरणों को आने नहीं देती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी O3। और उसके बाद अगला प्रश्न है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? तो बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? पूर्ण नहीं होगा बल्कि पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो इस प्रकार का आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है श्वसन के दौरान। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा आरबीसी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया था आरबीसी के बारे में, और थोड़ी सी इस वीडियो में जानकारी ले लीजिए कि आरबीसी आखिर होता क्या है। तो आरबीसी जो होता है वो रक्त का एक प्रमुख कोशिका होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये जो संपूर्ण रक्त होता है, किसी शरीर में अगर रक्त है तो रक्त में जो 40% हिस्सा होगा रक्त का वो आरबीसी होगा यानी कि लाल रक्त कोशिका होगा। और इसके जीवन काल की अगर बात करें तो ये 20 से 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और रक्त आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो प्लीहा में होता है और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इससे इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पचित भोजन में विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है? तो इसका आंसर होगा लीवर। लीवर जो है पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लीवर। और उसके बाद अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन को जाना जाता है? तो फलों को पकाने के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। दोस्तों एथिलीन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद 19वां प्रश्न है, किसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है? इस प्रश्न का आंसर होगा मॉडर्न मानव। मॉडर्न मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत एक है। भारत एक क्या है? तो यहाँ पे 20वें का सही आंसर होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, पंचायती राज लागू किया गया था। यहाँ पे क्या लिखा गया? पंचायती राज लागू किया गया था, कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज्य जो भारत में लागू हुआ था वो 1959 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 21 का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आधुनिक भारत में प्रथम बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके शासनकाल में उसी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। आपसे ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था और इसे लागू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद 21 नंबर के बाद हमारा 22वां प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 22वें नंबर का जो सही आंसर होगा, उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उपचुनाव जो होता है वो मुख्य चुनाव के बाद होता है। जब मुख्य चुनाव किसी कारणवश से नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में उपचुनाव को कराया जाता है। या फिर अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जो वोटिंग होती है उसमें अनियमितता द्वारा उसे स्थगित किया जाता है तो उसके बाद इसे यानी कि उपचुनाव को कराया जाता है। तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये कभी भी कराया जा सकता है। यानी कि प्रथम जो मुख्य चुनाव होगा उसके सही रूप से नहीं होने के बाद जो दूसरा चुनाव होगा वो उपचुनाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सिक्योरिटी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। तो इसे ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1945 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पे 24वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1761 में। यहाँ पे अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके साथ हुई थी।
तो पहले बात जान लीजिए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था और अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राणा भाऊ के साथ में ये युद्ध हुआ था और इसमें जो विजेता हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली इसमें विजित हुआ था। और ये पानीपत की लड़ाई जो हुई थी हरियाणा क्षेत्र में हुई थी। और इसके बाद यहाँ पे तीसरी युद्ध की बात आई है, तो पहली और दूसरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जो पानीपत की युद्ध हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर विजेता हुआ था। और पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, तो इसमें अकबर विजेता बना था। तो ये सारी चीज़ों को, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी प्रमुख, ये तीनों को आप ध्यान रखिएगा, इसका नोट जरूर तैयार कीजिए आप। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र। और इसके बाद अगला प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। मुगल वंश की भारत में स्थापना जो हुई थी वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1526 मुगल वंश की स्थापना का काल है। दोस्तों तुर्की मुसलमान बाबर ने मुगल राजवंश को स्थापित किया था और इन्होंने भारत के कुछ हिस्सों पर हमला करके उसको अपना क्षेत्र में मिलाया था। और जो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इन्होंने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर जो यहाँ पे भारत पे अपना शासन को स्थापित किया था। बेसिकली यह उत्तर भारत के शासक के रूप में दिल्ली में अपना शासन को स्थापित किया था, दिल्ली के सुल्तान के रूप में। तो मुगल साम्राज्य की नींव जो रखी गई थी वो 1526 में रखी गई थी इब्राहिम लोदी को हराकर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 1526 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है नाबार्ड का नाम है, नाबार्ड का क्या नाम है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 27 का, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक। यहाँ पे बात आई है नाबार्ड की, तो नाबार्ड के बारे में जान लीजिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। और उसके बाद हमारा 28 नंबर प्रश्न है भारत में सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 28 का यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक। जो सिल्क उत्पादन होता है भारत में उसमें से 50% जो हिस्सेदारी होती है वो कर्नाटक की होती है। और भारत में कर्नाटक में ही सोने की खान है, कोलार नामक स्थान में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किससे? तो जब इन सभी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मृत्यु दर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी भी समुदाय में मृत्यु दर से उसके समुदाय का स्वास्थ्य का पता चलता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मृत्यु दर। और इसके बाद अगला प्रश्न है 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस के बारे में कई बार पूछा गया है, महिला दिवस के बारे में, आप इसे ध्यान रखिएगा। 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है टीआरपी का अर्थ है। तो टीआरपी का जो अर्थ है वो होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी का अर्थ होता है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है रासायनिक अक्रिय तत्वों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 8 इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अक्रिय तत्व के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है उसकी संख्या होती है 8। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। और उसके बाद अगला प्रश्न है अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा कणों की खोज जो किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 33 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में एक प्रश्न बताया था एक्स किरणों की खोज किसने की है? तो एक्स किरणों की खोज रोएंटजेन के द्वारा किया गया था, आप इसे ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में अल्फा और बीटा कणों की खोज मैंने पूछा और इसका आंसर था रदरफोर्ड। और इसके बाद अगला प्रश्न है शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो 34 नंबर का जो सही आंसर होगा शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 34 का शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अक्रिय गैस की, तो इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए कि अक्रिय गैस आखिर क्या होता है। तो दोस्तों अक्रिय गैस यानी कि इसको अंग्रेजी में इनर्ट गैस भी कहा जाता है। तो अक्रिय गैस उन गैसों को कहा जाता है जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है, वह सदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और अक्रिय गैस की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो गैस आते हैं अक्रिय गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन, ये सभी अक्रिय गैस हैं। और इनमें से जो रेडन है ये रेडियो सक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस की खास बात की अगर बात करें तो ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है।
इससे इसकी पहचान होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न से आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, अब से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 35 नंबर प्रश्न है, बल को प्राप्त करने के लिए किन किन परिणाम को गुणा करना होगा। जो बल होता है, बल को प्राप्त करने के लिए किन किन परिणाम को गुणा करना होगा। तो 35 का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण को गुणा करना होगा। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, अब तक पृथ्वी पर वायुमंडल का कितना उच्चतम तापमान मापा गया है। अब तक पृथ्वी पर वायुमंडल का कितना उच्चतम तापमान मापा गया है। इसका आंसर होगा 56.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 56.6 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किस मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि कछारी मिट्टी की क्या होता है। दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है, और जब कछारी मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसे बांगर कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जलोढ़ ही होगा। लेकिन अगर कछारी भी रहता तो हमारा आंसर कछारी होता। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 38 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जो दूध उत्पादन में अग्रणी है वह है। भारत का जो राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी है वह है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर जो है वो आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे भारत में जितना दूध का उत्पादन होता है उसमें से 17% सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। और दूध उत्पादन में जो बिहार है वो 10वें स्थान पर है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में जो राज्यों की अगर बात करें तो वो 10वें स्थान पर हमारा बिहार आता है। अगला प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। कहवा उत्पादन में इस प्रश्न का आंसर होगा कर्नाटक। कहवा उत्पादन में कर्नाटक राज्य अग्रणी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से 41 नंबर से जो 50 नंबर तक के प्रश्न होंगे ये सभी करंट अफेयर्स के होंगे। इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी कि अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड। इससे संबंधित एक वीडियो आज सुबह अपलोड हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, चैनल पे वो वीडियो है, आप उसे देख के इसके बारे में जान पाएंगे डिटेल में। और इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से कितने लोगों को चुना है। तो मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से 4 लोगों को चुना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार किस देश में नववर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ था। इस प्रश्न का आंसर होगा भारत। नववर्ष यानी कि 1 जनवरी 2020 को भारत में सबसे अधिक बच्चे का जन्म हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद अगला प्रश्न है, किस फिल्म को 92 ऑस्कर अवार्ड नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया। इस प्रश्न का आंसर होगा द लास्ट कलर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा द लास्ट कलर। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस देश का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इस देश का नाम है पलाऊ। आप ध्यान रखिएगा, इस देश का नाम है पलाऊ। पलाऊ ने अभी हाल ही में अपने देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। इसका नाम आप ध्यान रखिए, पलाऊ इसका नाम है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा संतुष्ट नाम से। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संतुष्ट नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे। इसका नाम होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से जो दृष्टिबाधित लोग होंगे वो भी मूल्य का जो नोट होगा उसका मूल्य जान सकेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती यानी कि 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने की फैसले को मंजूरी दिया है। तो यहाँ पे हमारा 48 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा अरुण जेटली।
जिसका निधन हो गया है और इसी के जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने को मंजूरी दिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुण जेटली। और इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? इस प्रश्न का आंसर होगा 65 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 65 वर्ष। और इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन जो शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार इस वीडियो में 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहें और इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को देखें, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।